दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो लगातार गिरावट के बाद फाइनली जो गिरावट थी उस पे ब्रेक लगा और आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जो स्टॉक 394 के आसपास पहुंच चुका था वो स्टॉक आ गया है 235-40 के आसपास, यानी वहां पर जहां पे इसकी लिस्टिंग हुई थी इससे ऊपर। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट वैल्यू पे आ चुका है और इसे में एक लोगों का रुझान भी स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। ऐसे में क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अब बजट आने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी होम लोन सेगमेंट में भी अपना काम तेज़ी से शुरू करने लगी है। तो ऐसे में बजट से क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एफआईडीआई का बाजार को लेकर क्या रुझान है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 76,532 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 631 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.83% अपर क्लोजिंग दिए बाजार ने। वैसे तो कल भी बाजार में तेजी थी लेकिन कल स्टॉक इतने दौड़े नहीं थे, आज वो सारे स्टॉक दौड़े। स्मॉल कैप मिड कैप में आज काफ़ी अच्छी हमने बाउंस बैक देखी है, सब ने बेहतर किया है। यानी बहुत ज़्यादा करेक्शन के बाद आखिर बाजार ने चलना शुरू किया। लेकिन क्या वाकई में बाजार चल सकता है, तो अभी इसके ऊपर डाउट है, क्योंकि अभी भी बाजार में एफआई तो बिकवाल बने हुए हैं। आज एफआई ने बहुत कम खरीदारी की, मात्र 7,644 करोड़ का ही उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने 10,230 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है आज देख सकते हो 2,586 करोड़ का है, यानी 2,500 करोड़ का लगभग माल आज उन्होंने बेचा है। और बिकवाली काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रहती है, क्योंकि अभी ये बिकवाली का आंकड़ा है वो 81,602 करोड़ तक पहुंच गया है। इस महीने में बहुत भारी उन्होंने बिकवाली की है और लगातार बिकवाल बने हुए। ऐसे में बाजार को अभी भी जो है एक बड़ी तेज़ी की अपेक्षा नहीं दिख रही है, जब तक एफआई या तो बाजार में बिकवाली का वो जो अमाउंट है उसको कम कर दे काफ़ी, या फिर वो पूरी तरह से फिर एक बार बायर बन जाए तो बाजार को बड़ी तेज़ी मिल सकती है। वैसे बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से, लेकिन वो भी अब थकने लगे, उनकी भी खरीदारी कम हो रही है। आप देख सकते हो आज उन्होंने 12,871 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,078 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली की वजह से जो आंकड़ा पॉजिटिव निकल के आया वो है 1,792 करोड़ का, यानी 1,792 करोड़ का ही उन्होंने आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो डीआई ने भी आज कोई खास उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये आप देख सकते हो कि ये जो डीआई की जो खरीदारी है एफआई के मुकाबले कम है। लेकिन पूरे महीने का हिसाब देखें तो अभी तक 82,193 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो जितना एफआई ने माल बेचा उससे ज़्यादा डीआई ने जरूर खरीदा, क्योंकि उनकी 81,000 करोड़ की टोटल बिकवाली है, तो यहाँ पे 82,000 करोड़ की खरीदारी भी है। लेकिन कब तक ये साथ मिलेगा, ये सबसे बड़ी मायने रखने वाली बात है। लेकिन स्टॉक तो बहुत करेक्ट हो चुका है, ऐसे में अब और ज़्यादा यहाँ पे संभावना गिरने की कम दिखाई दे रही है। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने भी बेहतर किया, 23,044 के स्तर पे 239 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.05% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। और ऐसे में आज हमने जियो फाइनेंशियल में भी एक बाउंस बैक देखा। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 235 पर, कल की क्लोजिंग 233 के आसपास में थी। इंट्राडे में एक बार 233 का लो भी बना, यानी निचले लेवल तक स्टॉक गया जो कल का क्लोजिंग था, लेकिन वहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली और नतीजा ये रहा कि 240 तक चला गया स्टॉक, काफ़ी बेहतर किया। अंत में क्लोजिंग 240 के आसपास रही है, यानी दिन का जो हाई है उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। ये बहुत अच्छी बात है, 2.87% की शानदार तेजी के साथ। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और यहाँ पे देख सकते हो कि कल 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम तो बड़ा है। तो अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, तो कुछ एक्सपर्ट की राय है कि निवेशक लंबी अवधि के नज़रिए से इस शेयर को अपने पास रखने पर विचार कर सकते हैं। बिजनेस टुडे ने कहा है कि वेल्थ मिल सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रेटेजी के निदेशक क्रांति बथनी ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल के पास भविष्य के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण है। लंबी अवधि के दृष्टिकोण वाले निवेशक स्टॉक में बने रह सकते हैं, यानी एक लंबी रेस का घोड़ा है, बिल्कुल ये क्लियर है। अभी इसके बिजनेस जो है वो आने वाले समय
अब तूफ़ानी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमने देखा है जब भी जियो किसी बिज़नेस में एंट्री मारते हैं तो वो मार्केट लीडर बन जाते हैं। तो इनके पास देख सकते हो कि बहुत सारे बिज़नेस है, चाहे वो होम लोन सेगमेंट का बिज़नेस हो या फिर इनका वो ब्रोकिंग का बिज़नेस हो और इसके अलावा इंश्योरेंस का बिज़नेस हो। ये सारे सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। एक मजबूत टीम तैयार कर ली गई है। तो आने वाला जो समय है वो जियो फाइनेंशियल के नाम पे होगा और फिर उसकी शेयर की प्राइस को कोई रोकेगा तो भी रुक नहीं पाएगी। एक अन्य एक्सपर्ट है कुश घोड़ासरा, उन्होंने कहा है कि जियो फाइनेंशियल ने कई व्यवसायों की घोषणा कर ली है, लेकिन कंपनी अभी मार्केटिंग नहीं कर रही है, सही समय का इंतजार कर रही है, जब अपने ब्रोकिंग व्यवसाय का वो विस्तार करेगी। तो ये क्लियरली है कि अभी इसकी शुरुआत हो रही है, आने वाले समय बिज़नेस तेज़ी से बढ़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वाक़ई में ये कंपनी क्या है। तो इसके लिए थोड़ा-सा धैर्य के साथ बने रहने की ज़रूरत है और अब बाज़ार के जो सेंटीमेंट है वो कमज़ोर है, तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि इसमें नतीजों की कमज़ोरी तो दिखाई देगी। इस बार वो नतीजों में भी हमें कमज़ोरी देखने को मिली है। इस बार देख दो कि दिसंबर के जो आंकड़े दिए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने, उसमें देख दो कि प्रॉफिट में मामूली सी वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल 2025 की तीसरी तिमाही में प्रॉफिट 294.78 करोड़ के आसपास रहा है, जो एक साल पहले 293.82 करोड़ के आसपास था। हल्की सी वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल 2025 की तीसरी तिमाही में जो रिवेन्यू है उसमें 5.98% की वृद्धि के साथ 438.35 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 413.61 करोड़ के आसपास था। फाइनेंशियल 2025 की दूसरी तिमाही में यह 1206 करोड़ रुपए बढ़कर 4199 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि रिजल्ट ईयर ऑन बेसिस पे ठीक ही है, कोई ख़राब उतना नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी जरूर रह गई है। अगर इसको हम साल दर साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देख सकते 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 349.25 करोड़ के आसपास था, जो 2021 में गिर के 295 करोड़ के आसपास आया। 2022 में गिरते हुए 148 करोड़ के आसपास आ गया। 2023 आते ये मात्र 2 डिजिट में आ गया, यानी 41.63 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन 2024 में जैसे बिजनेस की शुरुआत हुई, ये जंप मार के सीधा 638.06 करोड़ तक पहुंचा। ये आंकड़ा बहुत बड़ा और उत्साहवर्धक है। जो रिवेन्यू लगातार 4 साल से गिरा था उसमें एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी शानदार किया है, देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने। उसी तरह से प्रॉफिट की बात करें 229 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में, 21 में गिर के 123 करोड़ के आसपास आए। 2022 में फिर से थोड़ा सा बढ़ के 168 करोड़ तक चला गया, लेकिन 2023 में प्रॉफिट भी 2 डिजिट में आ गया। 31.25 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2024 में देख सकते हो कि 382 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार और बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बजट आने वाला है 1 फरवरी को, और बजट में इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो परिभाषा है सरकार बदलना चाहिए सरकार को। इस समय जो रियल इस्टेट डेवलपर्स है उनका कहना है कि केंद्र सरकार को इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इसकी परिभाषा में बदलाव करके इसको आसान करना चाहिए। और जो शहरी क्षेत्र के लिए जो आप देख सकते हो कि मेट्रो शहरों में 70 वर्ग मीटर तथा टियर 1 शहरों में 90 वर्ग मीटर की सीमा को तय कर लेना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग जो सस्ते घर बनाने का समय ज़्यादा मौका मिल पाएगा, क्योंकि जो उसकी प्राइस रखी गई है वो जो बड़े सिटी में वो उसको मैच नहीं कर पाते, जिससे अफोर्डेबल हाउस बन नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है कि शहरों में ज़मीन की भी जो कमी बहुत बड़ी चुनौती है, ज़मीन मिल नहीं पाती है और कॉस्टली बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अगर ज़मीन महंगी खरीदेंगे तो फिर कैसे अफोर्डेबल हाउस बनेंगे, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार से मंशा बहुत सारी है। यहाँ पे जो भी समझो कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 45 लाख रुपए की लिमिट तय की हुई है। और जो आप देख सकते हो कि जो बड़े शहर है उसमें ये अव्यवहारिक है, क्योंकि जो शहर की अंदर से जो प्राइस निकल के आती है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी कम से कम 60 से 65 लाख रुपीज़ तक प्राइस होती है। मेट्रो शहर में, मुंबई जैसे शहर में तो 85 लाख तक पहुँच जाती है रेट। तो उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इस प्राइस को बढ़ाना चाहिए, ये डिमांड है हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो अब देख सकते हो कि सरकार क्या क्या करती है। जीएसटी है जो, इसमें आप देखो उसमें कटौती करनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। क्रेडिट लिंक स्कीम जो है उसको लागू करना चाहिए फिर से। तो इस तरह से सरकार से बहुत सारी डिमांड है, पूरी क्या होती है तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय टैक्स कटौती और स्टाम्प ड्यूटी घटाने पर भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। ये सारी डिमांड है इस इंडस्ट्रीज़ की, पूरी होती है तो आप देख सकते हो कि इसमें एक तूफानी तेजी आएगी। और कंपनी होम लोन सेगमेंट में एंट्री मार चुकी है, तो इसका सीधा फायदा जियो फाइनेंशियल को भी होगा। जो भी फैसला होगा जिससे शेयर की प्राइस में भी वृद्धि की संभावना बनेगी, तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।